सर पर मैंने कुछ साल पहले, मतलब मेरे हिसाब से कोविड के 1-2 साल पहले की बात होगी। मैंने मेरी वाइफ को सॉरी मैंने मेरी सिस्टर को मुझे गिफ्ट देना था, तो हर साल मैं 3,000 मतलब 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे हम लोग अमाउंट देते हैं। तो मैंने वाइफ को कहा कि मैं 5-6 हजार तुम्हें ऐसे कैश में दूं जो खत्म हो जाएगा ना, क्यों ना मैं तुम्हारे नाम से एक बीमा निकालूं और उसका प्रीमियम मैं भरूं और हर साल उसको रसीद दे दूं। वाइफ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वैसे मेरी सिस्टर ने कहा कोई बात नहीं, वैसे मेरी बहन को कोई मतलब इसकी जरूरत नहीं क्योंकि फाइनेंशियली वो काफी स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मेरी ओर से एक ऐसा गिफ्ट, तुम्हें पैसों की कमी नहीं, लेकिन एक भाई की ओर से हर 5 साल में 20-20 हजार रुपये आता रहेगा, बस उस 20 हजार से तुम एंजॉय करिए। सो मैंने वो कहा था और बिलीव करिए मैंने उसको गिफ्ट दे दिया। मेरे हिसाब से अभी ये 5वां साल, अगले साल ये 5वां साल है, तो अगले साल जो 20 हजार रुपये आएगा उसको जो चाहे वो ले सकती है, क्योंकि वो उसी के नाम से पैसा आएगा। तो मैंने वो गिफ्ट उसको दे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी ये इस तरह का एक रिवाज कर सकते हैं, तो उनको गिफ्ट दे सकते हैं और हमारा मतलब हमारे क्लाइंट को मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने मेरे क्लाइंट को भी ये दिखाया, सर ये देखिए, ये मैंने मेरा बीमा है ना, ये 1 लाख का बीमा मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मेरी फैमिली में, इसलिए लिया है कि इसका जो 20-20 हजार आएगा वो मेरी बहन को हर 5 साल में मिले और उसको जो चाहिए, जो खरीदना है वो खरीदे, वो मेरी ओर से गिफ्ट होगा। तो मैंने मेरे क्लाइंट को कहा, तो क्लाइंट को भी अच्छा लगा। कुछ क्लाइंट ने उसको आजमाया। आप भी इसको प्लान कर सकते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है जो मैं आज लेने जा रहा हूं, वो टॉपिक इसी के रिलेटेड है। वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट अगर मैं बात करूं, जिसके लिए एलआईसी का जन्म हुआ है, जिसके लिए एलआईसी बनाई गई है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। से क्या होता है मालूम है? हम खुशी को मैनेज करते हैं, हम खुशियों को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हम गम को कभी मैनेज नहीं करते। हम खुशियां क्या है, मेरा बेटा है, उसके एजुकेशन के लिए पैसा खड़ा करना है, तो उसका मैनेजमेंट आप हम करते हैं। हम डॉटर मैरिज का बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं, हम हमारे रिटायरमेंट का मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन हमारे गैर हाजिरी में उन अपने परिवारों को क्या होगा उसका कोई मैनेजमेंट नहीं करता। तो सर मेरा मेरा एक ही कहना है कि मैनेजमेंट हमेशा जिंदगी के साथ भी होना चाहिए और जिंदगी के बाद भी होना चाहिए। क्योंकि मैनेजमेंट केवल हम जब तक जीवित है तब तक नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट हमारे साथ भी बढ़िया होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण हमारे बाद भी बढ़िया होना चाहिए। दोस्तों बिलीव करिए, आज रोजाना आप देखते हो कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना होती है, कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना होती है। मैं जब भी फील्ड में जाता हूं, जब मुझे लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट की बात करनी है, मैं उनको एक ही चीज कहता हूं, भाई साहब आज मैं महीने का, फॉर एग्जांपल मैं महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा हूं, भाई साहब मेरा बीमा कितना होना चाहिए? अगर मैं कल नहीं रहा तो मेरे परिवार में महीने का कितना अमाउंट आना चाहिए? सामने वाला बोलता है 1 लाख। सर मेरा महीने का 1 लाख आना चाहिए, मतलब साल का 12 लाख रुपए आना चाहिए। तो सर बताइए मेरा बीमा कितने का होना चाहिए? बोला इतने का बीमा होना चाहिए जिसके ब्याज से तुम्हारे घर में 12 लाख आना चाहिए। तो सर बताइए ये कम से कम कितना होना चाहिए जिसके ब्याज से 12 लाख रुपए आ जाए? बिलीव करिए क्लाइंट बोलता था, देखिए अभी 6%, मतलब जब क्लाइंट को पूछा 6% अगर ये है तो आपका 2 करोड़ का बीमा होना चाहिए, तो 2 करोड़ का बीमे में आपका 6% मतलब 12 लाख हो जाएगा, तो 2 करोड़ का बीमा होना चाहिए। एक पढ़े लिखे आदमी से मैंने कहा था, एग्जैक्टली मैंने कहा सर, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल कहा कि मेरा इनकम मेरे बाद भी चलना चाहिए, तो मुझे 2 करोड़ का बीमा चाहिए, बराबर है ना सर? बहुत अच्छा सर, आपने मुझे आइडिया दे दिया, मैं उसके ऊपर जरूर अमल करूंगा। एनीवे इस समय सर मैंने डायरेक्टली कहा, सर आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैंने सर मेरा 3 करोड़ का बीमा है, मैंने 1 करोड़ ज्यादा लेके रखा है, तो क्योंकि मैं अपने परिवार को चाहता हूं। तो सर ये बताइए, मैंने तो अपने परिवार के बारे में सोचा, मेरे साथ भी सोचा, मैं मेरे बाद भी सोचा। सर व्हाट अबाउट यू, आपने अपने परिवार के बारे में क्या सोचा है? तो कभी कभी राय पूछने से ना, सामने वाला आदमी राय तो बड़ा एकदम जबरदस्त दे देता है, लेकिन अगला सवाल उसको भी उस पोजीशन में ले आता है। उस समय मैंने क्लाइंट को यही कहा था, सर ये देखिए सर्टिफिकेट मेरा 3 करोड़ का, मैंने अपने परिवार को सुरक्षित रखा है, सर ये देखिए उसका रसीद भी, पेमेंट रसीद सर। सर मैं मतलब मेरा परिवार सुरक्षित हो गया। सर व्हाट अबाउट यू सर, आपके परिवार के बारे में क्या है?
तो कभी कभार रिस्क मैनेजमेंट ना ऐसे डायरेक्टली क्लाइंट को हम बोलकर ये कर सकते हैं। आइए आज कुछ सीखते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कैसे बात करें, रिस्क मैनेजमेंट की बात कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, रिस्क क्या होता है? बिजनेस में लॉस हुआ या रिसेशन आ गया, क्या वो रिस्क है? अगर आपकी नौकरी छूट गई, क्या वो रिस्क है? बोला है। अगर आप बैंकरप्ट हो गए, वो रिस्क है? बोला है। अगर लॉकडाउन आ गया, वो रिस्क है? बोला है। कोविड-19 जैसा अब जो महामारी आई थी, ऐसी कोई महामारी वापस दोबारा आएगी, वो रिस्क है? बोला है। सर एक चीज कहूं, ये भले रिस्क है, ये भले रिस्क है, लेकिन ये नॉट अ रियल रिस्क, ये टेम्पररी रिस्क है। अगर जॉब गया तो 3 महीने 4 महीने में दूसरा उस लेवल का जॉब मिल जाएगा या थोड़ा कम का जॉब मिल जाएगा। अगर बिजनेस आज लॉस हुआ है तो हो सकता है कुछ समय के बाद वो बिजनेस प्रॉफिट दिखाएगा। अगर आज बैंकरप्सी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आदमी वापस खड़ा हो सकता है। द बेस्ट एग्जांपल इज अमिताभ बच्चन। एट द एज ऑफ 58 वो बैंकरप्ट हो चुके थे, ऑलमोस्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापस वो खड़े हो गए। लॉकडाउन में न जाने कितने लोगों के जॉब चले गए, न जाने कितना बिजनेस उनका ठप हो गया कोविड-19 के बाद, लेकिन उसके बाद वापस वो खड़े हो गए ना, हम लोग भी खड़े हो गए। तो भाई साहब ये रियल रिस्क नहीं है। रियल रिस्क क्या है भाई साहब? रियल सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये जो आदमी है, ये आदमी बराबर है, जिसकी वजह से परिवार चल रहा है, ये लॉकडाउन के बाद ही आदमी वापस खड़ा होगा, क्योंकि ये कोविड ने, लॉकडाउन ने उसके बिजनेस को, प्रॉफिट को छीन लिया है, लेकिन इस आदमी के काम करने की काबिलियत को नहीं छीना है। तो ये आदमी दोबारा खड़ा हो सकता है, बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे रियल रिस्क क्या है? ये आदमी कल नहीं रहा, दैट विल बी द रियल रिस्क। ये आदमी कल नहीं रहा, तब उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। तब उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि इनकम स्रोत चला गया, सोर्स ऑफ इनकम चला गया। आदमी घर पर है, इन घर में पैसा नहीं है, दैट इज ओके, दैट इज टेम्पररी, क्योंकि वो आदमी है तो कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ कर लेगा, कहीं ना कहीं पैसों का इंतजाम कर लेगा। लेकिन वो आदमी नहीं रहा, उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा, मैं क्लाइंट को ये बताता हूँ सर, दैट इज अ रियल रिस्क। हम लोग रिस्क बोलते हैं कि हमारा रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क, दैट इज नॉट, दैट इज टेम्पररी रिस्क। लेकिन रियल रिस्क ये है कि आदमी अगर नहीं रहा, दैट विल बी द रियल रिस्क। देखिए, मैं है ना आपको है ना एक अनुभव करना चाहता हूँ, आप सभी को अनुभव करना चाहता हूँ, क्योंकि आइसक्रीम, मैं मान लीजिए आइसक्रीम खा रहा हूँ, टेंडर कोकोनट खा रहा हूँ, और मैं आपको बोला यार इसका टेस्ट ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा इसका टेस्ट कैसा है। ये टेस्ट कब मालूम पड़ेगा? जब आप खुद उसका अनुभव लोगे। तो आज मैं आपको एक अनुभव देने जा रहा हूँ। सारे लोग मेरे सामने, मैं इस पर आ जाता हूँ, गैलरी में आ जाता हूँ, या दोस्तों जितने भी लोग हैं मेरे सामने लोग हैं, क्या आप कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर देंगे? क्योंकि रिस्क कवर की बात हम कर रहे हैं, सारे लोग अपनी आंखें बंद कर दीजिए। भले आप मोबाइल, भले आप वीडियो पर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जहां पे भी हो अगले 5 मिनट 10 मिनट अपनी आंखें बंद करिए, क्योंकि इसका इफेक्ट, इम्पैक्ट आपको तभी होगा जब आप इसको अप्लाई करोगे। मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक विनती है सभी से, आप लोग आंख बंद करिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग अभी भी मुझे देख रहे हैं। प्लीज क्लोज द आइज। जितने भी लोग वीडियो बंद किए हुए वो भी करिए, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, ये दोबारा आप नहीं सुन पाएंगे। मतलब रिकॉर्डिंग में तो सुन पाएंगे, लेकिन लाइव नहीं सुन पाएंगे। तो लाइव सुनना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ, एक ऐसा मैं आपको एक फंडा देने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप आराम से इमोशन वे में पॉलिसी जबरदस्त बेच सकते हो, और क्लाइंट भी आपसे नाराज नहीं होगा, क्लाइंट भी आपसे नाराज नहीं होगा, और जो इंश्योरेंस का मेन पर्पस है वो उसके दिल दिमाग तक पहुंच जाएगा। सो आप सबसे विनती है, प्लीज क्लोज योर आईज। सारे लोगों से विनती है कि प्लीज क्लोज योर, और आराम से कॉन्सेंट्रेट करिए अपने ब्रीथ के ऊपर, हमारी सांस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। ध्यान से देखिए, श्वास अंदर लेना, श्वास को बाहर छोड़ना, इसको कॉन्सेंट्रेट करिए।
और ध्यान से कुछ सेकंड के लिए ध्यान से बैठिए, हिलना डुलना कुछ नहीं, एकदम शांत बैठिए। अब मैं बंद आंखों से मैं जो जो बोल रहा हूं वो आप सुनने का प्रयास करिए। बंद आंखों से मैं जो जो बोल रहा हूं वो आप सुनने का प्रयास करिए। सबसे पहले आप याद करिए आपके जीवन का सबसे खुशी का पल, उस पल को याद करिए। आपके जिंदगी का सबसे खुशी का पल, खुशी का दिन, उस दिन मानो वो दिन आपका है। आपके लिए लोग ताली बजा रहे हैं, आपको इनाम दिया जा रहा है, आपको आपको लोग सैल्यूट कर रहे हैं, आपसे हाथ मिला रहे हैं, आपका सिग्नेचर ले रहे हैं। वो दिन रियल वे में आपका दिन है। याद करिए, किसी न किसी के दिन मतलब कोई ना कोई भी व्यक्ति के जीवन में एक दिन होता है जो उसका अपना दिन होता है, और वो दिन है आपका। उस दिन को याद करिए कि आप कितने खुश थे, आपका परिवार कितना खुश था, आपके दोस्त कितने खुश थे, आपके जो टीम लीडर है, आपके जो ऑफिसर है वो कितने खुश थे। सारा परिवार खुश था क्योंकि आपने एक बहुत कुछ मतलब एक जबरदस्त अचीवमेंट किया हुआ है, और आपका वो यादगार दिन है, आपका वो यादगार दिन है। अगर मैं मेरी जिंदगी की बात कहूं तो 2003 में जब मैंने पहली बार एमडीआरटी किया था, मिलियन डॉलर राउंड टेबल किया था, और उस समय जैसे मैं ब्रांच में गया, और बिलीव करिए सारे लोग उस समय खड़े हुए थे क्योंकि ब्रांच का पहला एमडीआरटी का सम्मान मुझे मिला था। उसके पहले कोई एमडीआरटी नहीं था, और मैंने एमडीआरटी किया था। सारे लोग खड़े हो गए, बीएम सर कैबिन के बाहर आके मेरा हाथ मिलाकर मुझे अंदर ले गए। दोस्तों, उस दिन मेरे लिए ब्रांच में केक लाया गया था, मुझे बुके दिया गया, मेरा एक फ्लैश पे ब्रांच में उस समय में लगाया गया था, और बिलीव करिए मेरे लिए फूलों का हार बीर का बंदोबस्त किया था, और मेरे लिए वो सबसे यादगार था, बढ़िया यादगार था। मैंने ऐसा अनुभव जिंदगी में पहली बार किया था। जब भी मायूस होता हूं उस दिन को मैं याद करता हूँ। आपका भी ऐसा कोई ना कोई दिन होगा जिसमें आपके साथ आपका बहुत बढ़िया दिन होगा, उस दिन को याद करिए। कितना अच्छा था ना दिन वो, कितना बढ़िया था ना वो दिन, उस दिन को याद करिए। इसके बाद आपके जीवन का और एक खुशी का दिन, मतलब बहुत महत्वपूर्ण दिन और खुशी का दिन, आपके शादी का दिन, उस दिन को याद करिए। दो परिवार एक हॉल में, एक शादी के मंडप में, दो परिवारों का आपस में मिलना, वो शादी की तमाम रस्में, वो पंडित जी के वो मंत्र, वो मंगलाष्टक, आपके जिंदगी में किसी का आना, शादी की वो तमाम घड़ियां, वो 7 फेरे, वो 7 वचन, उस पल को याद करिए। कितना बढ़िया था, कितना खुशी का दिन था। मानो उस दिन के हम राजा और रानी थे, मानो उस दिन के हम राजा और रानी थे, और लोग हमें उस समय बधाई दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, दुआई दे रहे थे। शादी के बाद आप मतलब आपकी जिंदगी में एक खुशियों की शुरुआत हो गई। शादी के बाद आप घूमने गए। कहते हैं आदमी हनीमून की यादें जिंदगी भर भूलता नहीं है, उस यादों को याद करिए। मतलब आपके परिवारों की शुरुआत, आपके जिंदगी की, आपके पार्टनर के साथ आपके जिंदगी की शुरुआत, कितना याद भरा था वो समय। दोस्तों, उसके बाद आपके रियल परिवार की शुरुआत हो गई। कुछ समय के बाद आपके घर में बच्चों का जन्म हुआ, आपकी खुशियों में 4 चांद लग गए। बच्चों के पालन पोषण में समय कैसा गया पता ही नहीं चला, और देखते देखते बच्चे बड़े बन गए। जिस बच्चे को, जिस बिटिया को आप स्कूल में जाकर छोड़ते थे, हाथ पकड़कर छोड़ते थे, अपने हाथों से उसको उठाकर ले जाते थे, आज वही बेटा वही बेटी आज बड़े बन गए, आज अच्छे स्कूल में जा रहे, बढ़िया एजुकेशन ले रहे। आपको देखना है, आपको देखना है
आज से 10 साल 20 साल पहले आपने जहां से शुरुआत की थी, आज वहां से काफी हद तक आप आ गए। वन आपने 10 बाय 10 की रूम से शुरुआत किया होगा, छोटे से घर से शुरुआत किया होगा। आज आपके पास बहुत बढ़िया फ्लैट है, आज आपके पास बहुत बड़ा मकान है, आपका बंगलो है। आपने अपने भविष्य को कितना बढ़िया बनाया, आपने बनाया। अपने बच्चों को आपने कोई आम मामूली स्कूल में नहीं डाला, आपके एरिया में जो सबसे बेस्ट स्कूल है उस स्कूल में डाला है, और बच्चे जबरदस्त एजुकेशन ले रहे हैं। आपके बच्चों को भविष्य की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि बच्चों की भविष्य की तमाम चिंता है करने वाले और कोई नहीं, आप हो। और आप भली भांति वो सारी चिंताएं कर रहे हो। आपके बेटे को आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनाना है, आपके दिमाग में प्लान है कि उसके एरोनॉटिकल पायलट बनाना है तो उसको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनाना पड़ेगा। उसका दिमाग में प्लान है बेटे को डॉक्टर बनाना है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा। पूरा प्लान दिमाग में है और आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जरूर करोगे। बेटे को सीए बनाना है, बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है, आप जरूर करोगे। बच्चे बिंदास से, उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उनके पिता के दिमाग में सारा प्लान है। आपकी वाइफ को देखिए, आपकी अर्धांगिनी को देखिए, आपके स्पाउस को देखिए, उसको किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। उसको फिक्र कब तक है? बस अभी 1 महीना और अगले महीने तक, दिसंबर तक की फिक्र होगी। दिसंबर के आग 2024 में क्या होगा उसको कोई लेना देना नहीं, उससे कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं है। उसका सोचना क्या, आज 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 महीने के आगे वो ज्यादा वो सोचते भी नहीं है, क्योंकि 2024 की तमाम जिम्मेदारी उठाने वाला और कोई नहीं है, आप और हम है। हमारी वाइफ बिंदास है, निर्धास है, उसको किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उसकी तमाम फिक्र संभालने वाले और कोई नहीं, आप और हम है। आपको देखना है आपके माता पिता है, जिन्होंने जिंदगी भर नौकरी की, काम किया और आपको बढ़िया एजुकेशन दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। आज वो बूढ़े हो चुके, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, अब उनसे वो काम नहीं हो जाता, अब वो सफर नहीं कर सकते, वो काम वो उनके बस की बात नहीं है, उनका शरीर थक चुका है, मन थक चुका है। अब उनको तमाम जिंदगी ताउम्र उनको अब आराम करना है, रिटायरमेंट लाइफ जीनी है। लेकिन वो भी, उनको भी कोई फिक्र नहीं। कल तक पूरे परिवार की जिम्मेदारी जिस कंधों पर थी, आज वो कंधे रिलैक्स हो गए, आज वो तमाम जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है और हम उसको भली भांति निभा रहे हैं। आपको एक पल के लिए देखना है आपके पूरे परिवार को, निश्चिंत है, कोई फिक्र नहीं है, बिंदास है, बिंदास है। आपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने परिवार को दिया है वो काबिले तारीफ है। आपने आपने परिवार को गरीबी में नहीं रखा है, आपने परिवार को एक अच्छे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास में रखा है। आने वाले 10 सालों में आपका परिवार का भविष्य बहुत जबरदस्त होने वाला है। बच्चे काबिल बनने वाले हैं, परिवार बढ़िया होने वाला है सर। आपका आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बढ़ेगा, और बढ़ेगा सर। एक पल के लिए अपने परिवार को वापस पुनः देखिए, परिवार के चेहरे की खुशियां देखिए, बच्चों के चेहरे की खुशियां देखिए, बीवी के चेहरे की खुशियां देखिए, माता पिता के चेहरे की खुशियां देखिए। देखिए सारे कितने खुश हैं, सारे निश्चिंत हैं। अब दोस्तों, इसके आगे मैं जो बोलने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान आप सबको लंबी उम्र दे, भगवान आप सबको लंबी उम्र दे, 100 साल की उम्र दे। लेकिन कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई आपके अपने एरिया में। आपके अपने एरिया में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग उसमें मारे गए, और उन कई लोगों में वो भी व्यक्ति है जिसके कंधे पर आपके परिवार की तमाम जिम्मेदारी थी। वो व्यक्ति और कोई नहीं, आप और हम थे। एक दुर्घटना में हम शिकार हो गए, हम नहीं रहे। परिवार की तमाम जिम्मेदारी जिस कंधे पर थी वो कंधे हमेशा हमेशा के लिए गिर गए। ये खबर आपके परिवार तक पहुंच गई है। आपको ये देखना है इस खबर से आपका परिवार कितने सदमे में गया है। आपकी वाइफ तो फुट फुट कर रो रही है, वो कह रही है ये नहीं हो सकता, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते, वो आएंगे।
वो जरूर आएंगे, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। आपके माता पिता रो रहे हैं, ये क्या हो गया, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा आएगा। आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आपके घर में जमा हो रहे हैं, धीरे धीरे दूर दरार के रिश्तेदार आपके घर में जमा हो रहे हैं। ऐसे में एक एम्बुलेंस आवाज करती हुई आपके घर के सामने आके रुकती है। उसमें से एक डेड बॉडी निकाली जाती है, आपकी हमारी, और वो डेड बॉडी हमारे घर के बीचों बीच रखी जाती है। हमारे सर के पास हमारी पत्नी बैठकर रो रही है और कह रही है, उठिए, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, आप उठिए, आपके बगैर हम नहीं जी सकते, आप उठिए। आपने 7 जन्म का वादा किया था, इस तरह एक जन्म में आप हमको छोड़कर नहीं जा सकते, आप उठिए। आपकी पत्नी फुट फुट कर रो रही है, आपके माता पिता रो रहे हैं, कह रहे हैं, अरे मेरे बेटे को क्या हुआ, उठो बेटा, उठो बेटा, उठो, तुम्हारे बगैर हम नहीं जी सकते बेटा, उठो। आपकी आपकी पत्नी रो रही है, आपके माता पिता रो रहे हैं, आपके बच्चे समझ ही नहीं पा रहे ये सब क्या हो गया। बच्चा, आपकी बेटी कह रही है, मम्मी पापा को क्या हो गया, पापा उठिए ना, पापा उठिए ना, आपके बगैर हम नहीं जी सकते, पापा उठिए ना। आपका बेटा कुछ सब बहुत छोटा है, समझ ही नहीं पा रहा है, कह रहे हैं, मम्मी पापा को क्या हो गया, उठिए ना पापा, आपके बगैर हम कैसे जी पाएंगे। आपने हमें इतने सपने दिखाए, वो आपके बगैर वो सपने कौन पूरा करेगा, उठिए ना पापा, उठिए ना। आपका पूरा परिवार रो रहा है, आपके रिश्तेदार रो रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों के आंखों में आंसू आ गए। सबके मन में एक ही बात है, अरे ये आदमी था, परिवार कितना खुशल मंगल था, अब ये आदमी नहीं रहा, इसके परिवार का क्या होगा, इसके बच्चे का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, उसके परिवार बीबी और माता पिता का क्या होगा, घर खर्च का क्या होगा। एक ही बात सबके मुंह पर है, इसके इसके बाद अब इसके परिवार का क्या होगा। आपको देखना है, कुछ समय बीत गया, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कुछ धार्मिक विधियां करनी पड़ती है, 10वीं 11वीं 12वीं 12वीं 13वीं। उस विधि में न जाने कितने लोगों को बुलाना पड़ता है, न जाने कितना खाना पीने का खर्च होता है। आपको ये देखना है, 50-60 हजार तो कम से कम लगता है। क्या उस समय मेरी वाइफ के पास वो 50-60 हजार रुपए है? अगर नहीं है तो वो इस पोजीशन में, इस परिस्थिति में किसके सामने हाथ फैलाएगी? कौन है जो उसको इस परिस्थिति में मदद करेगा? आपको देखना है, कुछ समय बीत गया, कल तक मेरा परिवार 2 वक्त का खाना खाता था, दूध पीता था। आज उस राशन वाले ने राशन बंद कर दिया, आज उस दूध वाले ने दूध बंद कर दिया, कहने लगा, भाभी जी पिछला उधारी चुका तभी नया उधारी मिलेगा। आपको देखना है, आपका परिवार कभी कभार भूखे पेट सो रहा है। आपको देखना है, जिस पत्नी को मैंने रानी बनाकर रखा था, आज वही घर चलाने के लिए मेरी पत्नी अड़ोस पड़ोस के घर में नौकरानी का काम कर रही है, जूठे बर्तन मांज रही है, कपड़े धो रही है। ये क्या हो गया? अरे मैंने जिसको रानी बनाकर रखा था, आज वही अड़ोस पड़ोस के घर में नौकरानी बन चुकी है। ये सब क्या हो गया? आपको देखना है, जहां से आपने हाउसिंग लोन दिया है वहां से नोटिस आ चुका है, पिछले 6 महीने से ईएमआई नहीं भरा, आपको घर खाली करना होगा। इस ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में मेरा परिवार कहाँ जाएगा? कौन है जो मेरे परिवार को सहारा देगा? आपके घर का सामान निकलवा रहा है, आपके परिवार को बाहर निकाला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अब मेरा परिवार कहाँ जाएगा? आपको देखना है, स्कूल से बच्चों का लेटर आ चुका है, 6 महीने हो गए, स्कूल का फीस नहीं भरा, स्कूल से बच्चों का नाम निकाला जाएगा अगर आपने फीस नहीं भरा तो। और बच्चों का स्कूल से नाम निकाला गया, बच्चों का, आज बच्चे का भविष्य सब कुछ अंधेरे में चला गया। ये सब क्या हो गया? अरे मैं एक इमारत बना रहा था रिश्तों की, और वो इमारत मेरे जिंदगी के साथ तो बन रही थी, लेकिन मेरे जिंदगी के बाद बिखर गई। ये सब क्या हो गया? अरे मैं बीमा अभी करता हूँ, मैं लोगों के घर में जाके बीमा बेच रहा हूँ, मैं लोगों के घर में उनकी बीवी बच्चों की भविष्य की बातें कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरा क्या हुआ? मैंने मेरे अपने ही परिवार की कोई बात नहीं की, परिवार के बारे में सोचा नहीं। मेरा कितना बीमा है, मेरा कितना इन्फोर्स बीमा है। काश मैंने अपने
काश मैंने अपना कम से कम 50 लाख या 1 करोड़ का बीमा किया होता। अगर मेरे न रहने पर परिवार में 1 करोड़ रुपया भी आ जाता तो मेरे परिवार को इस तरह बेइज्जत होकर घर से निकलना नहीं पड़ता। मेरे परिवार को बेघर होने की जरूरत ना पड़ती। मेरे बच्चों का स्कूल चलता। मेरी वाइफ को कहीं नौकरानी का काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? अरे मैं लोगों की पत्नी और बच्चों के बारे में सोच रहा था, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में मैं सोच ही नहीं पाया। ये सब मैंने क्या किया? मैं ऐसा कैसा बाप हूँ जो अपने बच्चों को आधे अधूरे प्रॉब्लम में छोड़कर गया? मैं ऐसा कैसा पति हूँ जो अपनी पत्नी को आधा अधूरा साथ छोड़कर गया? मैं ऐसा कैसा बेटा हूँ जो माता पिता को इस अवस्था में छोड़ गया? परिवार में पैसे कमाने के लिए मेरे पिताजी जो इस समय 65 साल के हैं, आज वापस नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ वहां ढूंढ रहे। आज उनको कैसे नौकरी मिलेगी? उनको सेठ कैसे काम करवाएगा? पता नहीं क्या यार मैंने क्या किया। काश उचित समय पर मैंने अपना बीमा किया होता तो मेरे परिवार के ऊपर ये नौबत कभी ना आती। ये मैंने क्या किया? काश मैंने अपना बीमा किया होता तो मेरा परिवार बच जाता। हे भगवान, मुझे एक मौका दे दे कि मैं अपना बीमा करा लूं। अरे मैं जीवित रहूंगा तो लाखों करोड़ों कमा लूंगा, लेकिन न जीवित नहीं रहा तो मेरे परिवार को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए एक मौका मुझे दे, मैं सबसे पहले अपना बीमा कराऊंगा। मैं सबसे पहले अपना बीमा कराऊंगा। दोस्तों मुझे बताइए, अब आंखें खोलिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए। मुझे बताइए जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया ये कैसा लगा आपको पिक्चर? सर रुला दिया आपने सर, आप रुला दिया आपने सबको सर। लेकिन ये जिंदगी का भले कड़वा लेकिन सच है। एकदम सच है सर, एकदम सच। बाकी लोगों का क्या फीडबैक है सर? ये सीन सर यही तो सच्चाई है सर। इसी को हम लोग ही नहीं देखते, मेरे को तो ये लगता है। सही बात है, सही बात है। लेकिन हमने बिल्कुल देखा था आपकी बातें सुन के, आज से 5-6 साल 10 साल पहले बिल्कुल अच्छी तरह देखा। क्या होता है मालूम है? क्या होता है मालूम है? हमें ना एक पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस है। लोगों के साथ दुर्घटना हो सकती है, मेरे साथ नहीं होगी। ये जो कॉन्फिडेंस कौन बोल गया यार? आपने जिंदगी का एकदम सही आईना दिखा दिया सर। और वास्तव सर मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलिए ओझा जी। सर जब रामायण सीरियल चल रही थी ना, तो ब्रह्मा जी से पूछा गया कि अरे ये लोग भगवान श्री राम को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं जब वो आकाश में थे? तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के यथार्थ रूप को ये लोग नहीं जानते और इसीलिए वो लोग साधारण मानव समझ के इन्हें तंग कर रहे हैं, जबकि वो दुनिया के मालिक हैं। तो उन्होंने बोला यथार्थ रूप को नहीं जानते। यथार्थ मतलब यही सच है। तो यहाँ जो आपने जो विजुअलाइज दिखाया ना सर, यही सच है। वो सबके साथ है, कोई माने या ना माने, थोड़ी देर के लिए लोग नहीं समझते, लेकिन प्रॉपर विजुअलाइज कराए तो पता चलता है कि कितनी मतलब इम्पोर्टेंस है इंश्योरेंस। सही बात, सही बात। सो फ्रेंड्स, क्या होता है मालूम है? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्लाइंट तो बाद में आते हैं। हमारा अपना बीमा कितने का है? हमारा अपना बीमा कितने का है? क्योंकि हम कल नहीं रहे तो हमारी वाइफ, हमारे हाथ में कितना पैसा आएगा? क्योंकि हमारा बीमा कितना है वो तय करता है कि आप इंश्योरेंस को क्या मायने से समझते हो। अगर आपका बीमा 5 लाख 10 लाख है तो आपने अभी इंश्योरेंस को समझा ही नहीं। लोगों ने पॉलिसी निकाली इसलिए आपने निकाली। करिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता आप प्रॉफिटेबल प्लान, मैं कहता हूँ आप जीवन अमर ले लो। जीवन अमर आपके पास होगा, चलेगा। आपके पास जीवन अमर होगा, चलेगा। मेरे पास जो 3 करोड़ का है उसमें से 2 करोड़ जीवन अमर है, बाकी 1 करोड़ के अलग अलग प्लान है। लेकिन मैं जीवन अमर प्लान मेरे पास है क्योंकि मुझे पता है मैं जिंदा रहूंगा तो लाखों करोड़ों कमा लूंगा, लेकिन कल नहीं रहा तो क्या होगा मेरे साथ? और बिलीव करिए मेरे लाइफ में 5 बार ऐसे इंसिडेंट्स आए जहां पर मेरी जान जाते जाते बच गई। इवन कल भी जो लोहा मेरे ऊपर गिरा ना, ये देखो लोहा गिरा, वो सर पे गिरा होता तो कोई और बात होती,
यहाँ पे फिर भी नाक में गिरा ये परसों के दिन, फिर भी थोड़ा सा मतलब बहुत दर्द हुआ था, लेकिन अभी ये काफी कंट्रोल है। सो कहने की बात यह है कि ये ऐसे बहुत से मौके आए जहां पे मैं बाल बाल बच गया हूं, लेकिन मुझे हर बार ये यही लगा कि अगर ये लोहा मेरे सर पे गिर जाता ना, अगर मुझे कुछ हो जाता, चलो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम फाइनेंशियली मेरा परिवार तो सदमे में न जाता, इमोशनल जाता, फाइनेंशियली न जाता, क्योंकि मेरी वाइफ के हाथ में 3 करोड़ रुपए आ जाते हैं ना, एक्सीडेंट का 2 करोड़ रुपए अलग से आ जाता, तो 5 करोड़ भी अगर आ जाता तो 5 करोड़ में मेरा परिवार आराम से, मेरी बेटियां आराम से, मेरी वाइफ आराम से सुकून से रह पाती। सो दोस्तों मेरा कहना यही है यार, मेरा कहना यही है, जिस बच्चों को हमने जन्म दिया है, जिस पत्नी को हमने ब्याह कर अपने घर लाया है, उसकी तो जिम्मेदारी अपनी है ना। जिस माँ और फादर, माता पिता जो इस समय बूढ़े हैं और हमारे भरोसे बैठे और हम भगवान भरोसे बैठे, ऐसा नहीं चलेगा। सो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, सब लोग कम से कम 50 लाख, मिनिमम 50 लाख, जिनकी उम्र है जो ले सकते हैं ना, 50 लाख का एटलीस्ट टर्म इंश्योरेंस अपना ले लीजिए, टर्म इंश्योरेंस 50 लाख का ले लीजिए। दोस्तों इसके ये रिस्क मैनेजमेंट में मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए मैंने आपको क्या दिखाया, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी ये कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले आपको क्या दिखाया, आप आंखें बंद करिए, फिर मैंने क्या बताया, आप रिलैक्स हो जाइए, शांत बैठिए, कॉन्सेंट्रेट करिए अपने सांस को। फिर मैंने कहा बंद आंखों से आपके जीवन का खुशी का दिन याद करिए। फिर मैंने आपको बताया बंद आंखों से आपकी शादी का दिन याद करें। फिर मैंने बताया परिवार के सारे लोगों को खुश देखिए, आज और 5 साल के बाद देखिए कैसे खुश रहेंगे। और मैंने कहा कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना, पहले मैंने कहा 100 साल की उम्र लग जाए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो गया, कल एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें आपके न रहने पर परिवार को होने वाली तकलीफों का अनुभव कीजिए। आपका अपना बीमा पर्याप्त बीमा ले लीजिए। सो ये मैंने कहा दोस्तों। सो रिस्क, क्योंकि न रहने पर आपको अनुभव तो होना चाहिए ना, इसके लिए मैंने आंख बंद करके आपको अनुभव दिलाया। तो ये आपको क्या लगता है मैं आपके साथ कर रहा हूं, मैं क्लाइंट के साथ भी करता हूँ, और क्लाइंट के न जाने कितने क्लाइंट, आपको लगता होगा क्लाइंट गुस्सा करते हैं, बिलीव करिए बोलने का एक टोन होना चाहिए, बराबर है। तो बोलने का टोन होना चाहिए और किस अंदाज में आप बोलते हो वो भी तय होना चाहिए। अरे मैंने तो ये क्या बोलते हैं वो, लायंस नहीं, रोटरी क्लब के, लायंस क्लब की एक मीटिंग में जहां पे बहुत सारे बिजनेसमैन आए थे, वहां पे ये मैंने ऐसे ही बताया, खाली वहां पे थोड़ा बड़े लेवल का बताया, एक बिजनेसमैन जाने के बाद क्या क्या हो सकता है वो बताया। और बिलीव करिए आपको लगता है ना लोग नाराज हो जाएंगे, उनका सेक्रेटरी जब स्टेज पर आया तो सेक्रेटरी ने क्या कहा मालूम है, मिस्टर देसाई आपने जो आंख बंद करके हमें दिखाया वो वाकई जिंदगी का भले कड़वा मगर सच है। आपने कोई बनावटी बातें नहीं की, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम में से हमारा एक साथी 5 साल पहले जो गुजर चुका है, जिसका अपना कारोबार था, बिजनेस था, लेकिन 5 साल पहले जिसकी डेथ हो गई, उसका परिवार उसके बाद कहीं का न रहा। 1-2 साल में उसका बिजनेस ठप हो गया, उसका घर चला गया। आज उसका परिवार 1 BHK में रहता है, जो अपने एक बंगले में रहता था, बड़ा बिजनेस था, आज उसका परिवार एक वन रूम किचन में रहता है, 1 रूम किचन। आज उसके बच्चे सब स्कूल बिल सब छूट गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। वाकई अगर उस आदमी का उस समय में 4-5 करोड़ का बीमा होता तो हो सकता उसका परिवार आज कम से कम इज्जत की 2 रोटी खाता, कम से कम अपना एजुकेशन पूरा करता, कम से कम वो एक ढंग का जीवन बिताता। लेकिन हमें किसी ने आकर बीमा समझाया नहीं, उनको भी नहीं समझाया था और वो बगैर बीमा लेकर मर गए। लेकिन मैं आज आपको कहता हूँ, ये कौन बोल रहा है, रोटरी का लायंस क्लब का सेक्रेटरी बोल रहा है। मैं आज आपको कहता हूँ आप हमें समय निकालकर हमें इंडिविजुअल मिलिए, हमारा कितना बीमा होना चाहिए समझाइए और आपके अनुसार हम अपना बीमा ले लेंगे। बिलीव करिए दोस्तों ये मेरा अपना अनुभव है। उसके 1-2 साल तो मैंने उसी लायंस क्लब के ग्रुप में ही मैं घूमता रहा। सो ये आप भी कर सकते हैं, बराबर है, ये आप भी कर सकते हैं। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का एक सर्वे है, ये सर्वे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, लेकिन आज पुनः मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए।
0 से 18 साल में नेचुरल डेथ के चांसेस 12% होते हैं, एक्सीडेंटल डेथ के चांसेस 88% होते हैं, क्योंकि ये एज में बिंदास बेफिक्र होते हैं। बच्चों को कुछ पता नहीं चलता, उनको कोई आइडिया नहीं रहता। 18 साल मतलब अगर वो साइकिल भी चलाएगा तो बड़ी स्पीड से चलाता है, उसको एकदम सब कुछ आसान लगता है। तो नेचुरल डेथ कम होता है लेकिन एक्सीडेंटल डेथ ज्यादा होता है। 18 से 25 साल में नेचुरल डेथ 10% होती है और एक्सीडेंटल 90, क्योंकि ये एज में ना थोड़ा आदमी ड्राइव भी करेगा ना, स्पीड से ड्राइव करेगा, वो जितना रिस्क उठाएगा ये 18 से 25 के बीच में उठाता है, इसके लिए एक्सीडेंटल डेथ वहां पे ज्यादा होती है। 25 से 40 में नेचुरल डेथ बढ़ गई, 25% नेचुरल डेथ है और 75% एक्सीडेंटल डेथ है। 40 से 55 में 40% नेचुरल डेथ है और 60% एक्सीडेंटल डेथ है। 55 से 60 में 70% नेचुरल डेथ है और 30% एक्सीडेंटल डेथ है। तो ये क्या है? ये सर्वे है। मैं क्लाइंट को बताता हूँ, सर इस समय आपकी उम्र है 41, मीन्स व्हाट सर, नेचुरल, भगवान अगर आप 100 साल जिए, लेकिन सर अगर डेथ होती है ना ये एज ग्रुप में, तो नेचुरल के चांसेस 40% है और एक्सीडेंटल के चांसेस 60% है। तो इससे क्लाइंट को लगता है सर ये मेरा सर्वे नहीं है सर, ये रिस्क मैनेजमेंट ने सर्वे किया हुआ है, उनका सर्वे है। सर ये देखिए सर्वे क्या कहता है सर, इंडिया रिकॉर्डेड 3,54,796 cases of road accident during 2020, in which 1,33,201 people died and 3,35,201 injured। बराबर, इतने इंजर्ड हो गए। अब आप बोलोगे यार 3,54,796 एक्सीडेंट हुआ तो ये फिगर कैसे आ गया? अरे एक्सीडेंट हुआ लेकिन एक गाड़ी में 3-4 लोग रहेंगे ना, 10-15 लोग रहेंगे, तो इसके लिए इंजर्ड ज्यादा हो गए, डेथ भी ज्यादा हो गई। Earlier this week, the Minister of Road Transport and Highway, Moorthbul, published its annual report on the road accident in India 2022 that said 4.61 lakhs road accident, 4,61,000 रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट किए गए अक्रॉस द कंट्री 2022 में, और उसमें से 1,68,000 लोग, बराबर है, मतलब वो मर गए, वो एक्सपायर हो गए, और 4,83,000 लोग इंजर्ड हो गए, जिसमें से काफी लोग परमानेंट इंजर्ड हो गए। Compared to 2021, this number indicate an increase of 11.9% in accident, 9.4% in fatalities, and 15.3% in injuries. Average death per day, दोस्तों इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया का एवरेज डेथ पर डे है 26,670। ये फिगर को ध्यान में रखिए। मैं क्लाइंट को यही बोलता हूँ सर, इंडिया में रोजाना सर 26,670 लोग इस दुनिया को अलविदा करते हैं। अच्छा, अगर हम घंटे की बात करें तो एक घंटे में 1,176 लोग इस दुनिया को अलविदा करते हैं सर, इस दुनिया को अलविदा करते हैं सर। जाने वाला सर देखिए डेट ऑफ बर्थ में मतलब हम लोग रिटर्न टिकट लेके आए, आने वाले टिकट पे डेट ऑफ बर्थ का स्टैम्प लगा हुआ है, जाने वाले टिकट पे डेट ऑफ डेथ का स्टैम्प कभी ना कभी तो लगना ही है। सिर्फ इतना ही है सर, इतना ही है कि परिवार को आप खुश करके जाते हो फाइनेंशियली, या परिवार को आप मायूस करके जाते हो फाइनेंशियली, ये सबसे बड़ा निर्भर है सर। आज मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं दोस्तों मैजिक बिल। आज मुझे मैजिक बिल जो एक जमाने में मैंने दिखाया था, बिलीव करिए मैजिक बिल मुझे कल फोन किया आया था, मतलब भुवनेश्वर से फोन आया था। वो एक टीम ने मैजिक बिल के ऊपर जो काम किया, और वो टीम वहां पे डिवीजन में टॉप है, नंबर ऑफ पॉलिसी में डिवीजन में टॉप है। बिलीव करिए दोस्तों, ये मैजिक बिल मैं कहता हूं आप रोजाना देखिए, हमारे पास बड़ी पॉलिसी बेचने के लिए ज्यादा लोग नहीं है, हमारे पास बड़ी पॉलिसी के लिए ज्यादा लोग नहीं है, क्योंकि बड़ी पॉलिसी के लिए बड़े लोग चाहिए ना। हमारे कांटेक्ट में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोग हैं, और मिडिल क्लास लोगों को बीमा बेचने का ये आइडिया, और मैं दावा करता हूं, दावा, अगर आपने मैजिक बिल समझाया, आज से भी समझाया, आज है, आज का तारीख आप देखिए 15 तारीख है, 15 तारीख से भी आपने मैजिक बिल बेचना शुरू किया, 31 दिसंबर तक
आपका एमडीआरटी हो सकता है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि 45 दिन बाकी है। 45 दिन केवल जान लीजिए मैजिक बिल को कैसे समझाना है। हेलो, जान लीजिए कैसे समझाना है। मैं यहाँ से बाहर आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक बिल कैसे समझाना है। दोस्तों, ये रहा मैजिक बिल, ये है मैजिक बिल। ये आज भी मेरी बैग में है। आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ये देखिए, ये ग्लॉसी पेपर का मैंने बनाया हुआ है। आज भी मैजिक बिल, मेरी टीम इसको यूज करते हैं। अगर आपको लगता होगा कि भाई ये मैजिक बिल का क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बढ़िया फंडा है किसी भी घर में जाके ओपनिंग करने का। अगर रिस्क की बात करनी है तो मैजिक बिल से बढ़िया कुछ नहीं, मैजिक बिल से बढ़िया कुछ नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ मैजिक बिल को कैसे करना है। सब लोग ध्यान से देखिए। बीच में लिखा है इनकम। कोई भी क्लाइंट सामने से इनकम नहीं बताता, कोई भी क्लाइंट सामने से इनकम नहीं बताता। क्लाइंट क्या करता है, मालूम है? अगर आप इनकम पूछो तो वो इनकम कम बताता है, वो इनकम को थोड़ा कम बताता है। क्लाइंट को अगर ये मान लीजिए वो क्लाइंट महीने का 30,000 कमा रहा है और आपने पूछा भाई साहब क्या मैं जान सकता हूँ आपकी इनकम कितनी होगी, तो वो आदमी क्या बोलेगा, अरे देखो भाई मेरी इनकम है मान लो 20,000 पकड़ लो, मतलब 30,000 से सीधा 10,000 माइनस करेगा। अब 20,000 सुन के हमको लगेगा यार ये खाएगा क्या, खाएगा क्या, और ये पता नहीं वो भरेगा क्या, तो हम ऑटोमेटिकली थोड़े नीचे आ जाते हैं। इसलिए क्लाइंट का रियल इनकम सामने आना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमेशा ये दिखाने के पहले आप एक सवाल पूछिए, सर आज की तारीख में महंगाई देखिए ना कितनी दिन ब दिन बढ़ रही है, और ऐसे में घर खर्च तो सर सॉलिड जबरदस्त बढ़ रहे हैं। सर मैं क्या जान सकता हूं आपके घर का खर्चा कितना है? क्लाइंट बोलेगा भाई मेरे घर का खर्चा देखिए देसाई जी, मेरे घर का खर्चा महीने का 30,000 है। अब उसे 30,000 का खर्चा बोल दिया, बराबर है? अरे 30,000 का तो खर्चा ऐसे ही लग जाता है। वेरी गुड सर, आपने बिल्कुल सही कहा। सर आज की तारीख में मिडिल क्लास के घर में 30,000 तो खर्चा मिनिमम होता ही होता है। सर क्या मैं जान सकता हूँ आपकी इनकम कितनी होगी? आप क्या वो बोलेगा 20,000? नहीं बोल सकता, क्योंकि 30,000 बोला है तो उसको 30,000 के लेवल पर आना पड़ेगा। इसके लिए पहले खर्चे पूछिए, फिर इनकम पूछिए। अब मान लीजिए इस आदमी ने मुझे बोला है महीने का 30,000 मैं कमाता हूँ। अब देखिए, मैं इस क्लाइंट को कहता हूँ सर इस कागज को ना बड़ी ध्यान से सुनिए। ये लोगों की भलाई का कागज है सर, ये बच्चों के सपनों को पूरा करने का कागज है सर, ये परिवार को सारी तकलीफों से बचाने वाला कागज है सर। इसको बोलते हैं मैजिक। ये जादू का कागज है सर। ये एक ऐसा बिल है ना सर, ये एक ऐसा बिल है। हम तमाम बिलों के पैसे भरते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बिल है, ये एक बिल आपके तमाम बिलों को मैनेज कर लेगा सर। ध्यान से सुने सर, कमाल का है। ये मैं क्लाइंट को बोलता हूँ सर ये देखिए आपकी 30,000 की इनकम जो हर महीने घर पे आती है, ये आती तो है जब आप 8-10 घंटा मेहनत करते हो, 30 दिन लगातार काम करते हो, तब ये आती है सर। ये घर पे तो आती है, लेकिन ये जाती कहाँ है? ये जाती है आपके घर के खाने में। आपको लगता है दाल चावल रोटी, आपको लगता है ऑयल, आपको लगता है घर में जो जो पकाने के लिए जो जो सामान लगता है, वो सामान सारा इसी इनकम से आता है, इसी इनकम से आता है। बच्चों के लिए लगने वाला दूध वगैरह ये इसी इनकम से आता है, बराबर। ये इनकम जाती कहाँ है? सबसे पहले घर के खाने में। दूसरा ये इनकम जाती का है सर, मकान है ना आपका, सॉरी आपका ये मकान है, इस मकान का किराया होगा, मेंटेनेंस होगा, इस मकान के ऊपर टैक्स आता होगा, अगर ईएमआई पे लिया तो ईएमआई आता होगा, तो ये इनकम इस ईएमआई पर जाती है, बराबर। ईएमआई या घर के मरम्मत पे, या घर के भी दिवाली में हमने अपने अपने घरों में कलर किया होगा तो वो कलर में जाती है। मतलब ये पैसा घर के मरम्मत में जाता है या घर के ईएमआई में जाता है, घर खर्च में जाता है। ये पैसा घर के बिलों में जाता है। यहाँ लिखा है बिल, घर के बिलों में जाता है। देखिए बिल मतलब पानी का बिल, बिजली का बिल, मोबाइल के बिल, बराबर है, दूध का बिल, ये गैस सिलेंडर का बिल, न जाने कितने बिल है जो हमारे घर में रेगुलर महीने दर महीने आ जाते हैं। तो ये पैसा उस बिलों में जाता है। ये पैसा जाता है आपके यातायात खर्चों में। अगर आपके पास गाड़ी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो ये पैसा उसके ईएमआई में या उसके पेट्रोल में, डीजल में जाता है। या अगर मान लो गाड़ी नहीं है, आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर नहीं 2 व्हीलर, तो 2 व्हीलर का भी ये लोन पे लिया होगा तो ईएमआई आएगा, उसका भी पेट्रोल का खर्चा लगता है, बराबर है। तो ये पैसा उसमें जाता है। अगर 2 व्हीलर भी नहीं है तो आपके परिवार को कहीं पे ट्रैवल करना है तो इधर ऑटो में, बस में जाना पड़ता है ना, तो ऑटो बस का पैसा कहाँ से आएगा? तो यहीं से आएगा।
ये पैसा जाता है बच्चों की शिक्षा में। आप देखिए, बच्चों की शिक्षा में, आज वो शिक्षा ले रहे, कल को वो उच्च शिक्षा लेंगे, बढ़िया शिक्षा ले लेंगे, तो बच्चों का शिक्षा, उच्च शिक्षा इसी पैसे से होने वाला है। सर ये पैसा जाता है साल भर में आने वाले त्योहार। सर अभी देखो दिवाली है, हर एक के घर में नया, मतलब हर एक के घर में दिवाली की शॉपिंग जो जमतम के हुई है। घर में फराल, मतलब घर में जो हम मिठाई बनाते हैं, बराबर, लड्डू बनाते हैं वगैरह, जो घर में जो फराल बनता है वो हम बना रहे हैं, तो खर्चा तो लगा है ना सर। तो ये घर में त्योहारों में पैसा जाता है। और हम हिंदुओं में न जाने कितने त्योहार है सर। दिवाली पहले गणपति, नवरात्रि, दिवाली, दिवाली के बाद अब क्रिसमस आएगा, मतलब ठीक है हम लोग भी मनाते हैं, उसके बाद होली आ जाएगी, ऐसे न जाने कितने फेस्टिवल हमारे इंडिया में है। ईद आएगी तो बहुत सारे फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल का मतलब खर्चा, तो ये खर्चा वहीं पे जाता है। अगर मान लीजिए अभी यहाँ पे तुलसी ब्याह होगा, तुलसी ब्याह के बाद मान लो शादी का मौसम शुरू हो जाएगा। शादी का मौसम तो साल भर में आपने अगर हिसाब किया होगा तो आपके संपर्क में कम से कम, मैं कहता हूं ना 40-50, क्योंकि मुझे याद है मैं हर साल 40-50 शादियां अटेंड करता हूं, मिनिमम उतनी तो होती है, बराबर। रिलेशन में, मेरे क्लाइंट्स में एवरी ईयर 40-50 शादियां कहीं ना कहीं होती है, जिसका इनविटेशन मुझे मिलता है। तो 50 शादियों में जाना, तो 50 शादियों में जाना है तो खर्चा तो आएगा ना। अगर मान लो एवरेज में कुछ 2-3 हजार का गिफ्ट भी देता हूँ, तो 50 के सामने मेरा कम से कम 1.5 लाख तो गिफ्ट में गया। तो कहने की बात यह है कि ये शादी ब्याह, ये जो आता है ना, वो खर्चा होता है, खर्चा होता है। मान लो कोई नजदीक का शादी है, अभी अभी मेरे ये भतीजी का शादी हुआ, और बिलीव करिए भतीजी का शादी मतलब मेरी बिटिया का शादी ऐसा हो गया। और बिलीव करिए मैं और मेरी वाइफ वहां पे सबसे आगे थे, हम लोग सबसे आगे थे, क्योंकि वाई, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारी बिटिया का शादी है, और हमने बढ़िया धूमधाम से किया। उसको हमने गिफ्ट भी सोने के हिसाब से दिया। एक फादर मदर जैसे अपनी बिटिया को गिफ्ट करते, वैसे हमने उसको लाखों में गिफ्ट किया। क्योंकि मैं चाचा हूँ उसका, बराबर है, उसका सबसे लाडला चाचा हूँ, सबसे मेरी लाडली भतीजी थी, तो मैंने उसका शादी में कोई कमी नहीं की। तो कहने की बात यह है कि भाई हम नजदीक के रिश्तेदार तो खर्चा ज्यादा होता है। अब हो सकता है अगले 1-2 साल के बाद मेरे भांजे की शादी है, तो वापिस मैं मामा हूँ, तो मामा हूँ, छोटा मामा हूँ, तो सबसे लाडला मैं, वो मेरा भांजा भी है, तो उसकी शादी में भी शायद मुझे ऐसा ही कुछ करना होगा। लेकिन तो खर्चा तो है ना, पैसा तो लगता है ना, तो शादियों में वो पैसा लगता है। अब उसके बाद आप देखिए कपड़ों में, दोस्तों साल भर में नहीं तो अभी 4-5 जोड़ी कपड़ा तो आपको लेना पड़ता है। अब बहुत सारे लोगों, ये कल पाड़वा था, बहुत सारे लोग अपनी वाइफ के लिए कुछ ना कुछ कपड़े जेवरात तो लिए रहेंगे। सो ये कपड़ा, बराबर है, तो कपड़े का खर्चा हर साल में 4-5 जोड़ी तो हमको लेनी होती है, तो हम कपड़े में खर्च करते हैं। उसके बाद है दवाई। वैसे दवाई का खर्चा तो हम लोग करते ही है ना, अगर कोई बीमार पड़ गया तो दवाई के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो दवाई के लिए जाना ही पड़ता है, तो दवाई का खर्चा भी इसी इनकम से होता है। वैसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या ये खर्चा जरूरी है? क्लाइंट बोलता हाँ जरूरी है। अच्छा जरूरी है या बहुत जरूरी है? क्लाइंट बोलता बहुत जरूरी है सर। बहुत, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत जरूरी है। ये देखो पेपर को ऐसे फोल्ड करो सर। मान लीजिए 30,000 की जगह पे आपके हाथ में केवल 3 से 4 हजार रुपया आता है। 30,000 की जगह पे आपके हाथ में 3 से 4 हजार रुपया आता है, क्या घर का खर्चा पूरा हो सकता है? जी नहीं। जैसा जी क्या बोल रहे हैं आप? 3 से 4 हजार में घर का खर्चा कैसे पूरा होगा? जी नहीं, कैसे नहीं होगा, ये पूरा नहीं होगा। ओके सर, कोई बात नहीं। सर ये बताइए, आपके हाथ में 3 से 4 हजार की जगह पे 26 से 27 हजार रुपया आता है 30,000 की जगह पे, तो खर्च पूरा हो जाएगा। हाँ, 26-27 हजार रुपया आ जाएगा तो घर खर्च पूरा हो जाएगा। तो सर मुझे क्या कहना है, मैं क्या बोलता हूं, ये बहुत जरूरी खर्चे के लिए कम से कम 26-27 हजार रुपया तो आना चाहिए, बोला उतना तो आना चाहिए। तो सर ये पैसा आखिर आता कहां से? देखो मैंने पेपर को फोल्ड किया, ये पैसा आखिर आता कहां से? भाई साहब, जब आप 8 से 10 घंटा मेहनत करते हो ना, तब जाके पैसा आता है। क्या होगा कल को मेहनत करने वाली, क्या होगा कल को मेहनत करने वाली यह व्यक्ति
नहीं रही तो मैंने ये नहीं कहा कि आप मर गए, मैंने क्या कहा, क्या होगा कल को मेहनत करने वाली ये व्यक्ति नहीं रहेगी तो मैं कहता हूं सर, व्यक्ति चली जाती है ना, साथ में चली जाती है उसकी इनकम, व्यक्ति अपने साथ अपनी इनकम को ले जाता है, और पीछे क्या बचता है, पीछे बचता है परिवार और परिवार के खर्चे। परिवार और परिवार के खर्चे वैसे के वैसे, आदमी चला गया साथ में इनकम चली गई। सर ऐसे में परिवार को दो तरह के नुकसान होते हैं। पहला नुकसान इमोशनल, भावनाओं का नुकसान, इमोशनल लॉस, जिसको दुनिया की कोई ताकत भर नहीं सकती। और दूसरा नुकसान फाइनेंशियल लॉस, जो कोई आकर दे नहीं सकता। भाई साहब ये दो नुकसान होते हैं। बिलीव करिए फाइनेंशियल लॉस, अरे इमोशनल लॉस तो कुछ 2 महीने 3 महीने के बाद नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये जो फाइनेंशियल लॉस है ना, उसको नॉर्मल होते होते सालों बीत जाते हैं सर। और ऐसे में बच्चों का, परिवारों का बड़ा बड़ा हाल होता है, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इनकम तो है ही नहीं। बीच में क्लाइंट को ऐसे देखिए सर, इनकम तो है नहीं, इनकम तो चली गई साथ में, मतलब ये ऐसे करने से क्लाइंट को क्या लगता है मालूम है, मैं आर पार हो गया हूं, निकल गया हूं। तो सर इनकम चली गई, आदमी वही का वही है, इनकम निकल गया, चला गया। सोचिए परिवार खाने का पैसा कहां से लाएगा, घर का ईएमआई कहां से भरेगा। अरे ईएमआई नहीं भरा तो ये बैंक वाले हमें, हमारे परिवार को रहने देंगे, बैंक वाले घर खाली कर देंगे। बताइए ये बिजली का बिल, पानी का बिल ये कौन भरेगा। अरे 2 महीने बिजली का बिल नहीं भरा तो बिजली काट दी जाती है, पानी काट दिया जाता है, लोगों के घर में दिवाली और हमारे घर में अंधेरा। ये कैसे हो जाएगा सर, ये पॉसिबल नहीं है ना सर। तो सर बिलीव करिए ये तमाम खर्च जो बहुत जरूरी है, सबसे बड़ा बच्चों का एजुकेशन, जिस इनकम पर निर्भर था वो इनकम ही नहीं है। बच्चे कहाँ पढ़ लिख पाएंगे, स्कूल से नाम निकाल दिया जाएगा और बच्चों का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये त्योहार, शादी ब्याह, पैसा ही नहीं है तो कैसे त्योहार मनाएंगे, कैसे शादी ब्याह में जाएंगे। कपड़े, वो एक जमाना था जब एक साल में 4-4 5-5 जोड़ी कपड़े पहनते थे, और आज जमाना ऐसा होगा कि 5 साल में एक ही जोड़ी कपड़े पहन रहे हैं। दवाई, कितना भी बीमार हो, इलाज करने के लिए पैसे नहीं तो इलाज क्या खा कर पाएंगे। भाई साहब क्या आपको लगता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है? जी हाँ देसा जी, ये प्रॉब्लम हो सकता है। भाई साहब चिंता मत करिए, इसी प्रॉब्लम का मैं हल लाया हूं, क्योंकि अभी अभी आपने क्या बोला था, अभी अभी आपने बोला था कि भाई साहब बहुत जरूरी खर्चों के लिए कम से कम 25-26 हजार रुपया चाहिए, 26-27 हजार चाहिए ना। वही मैं कहता हूँ सब, आपके परिवार के बहुत जरूरी खर्चों के लिए 26-27 हजार में खर्चा एडजस्ट करिए, और आपके नाम से आपका बचा हुआ 3 से 4 हजार रुपया है ना, आपके नाम से भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा करिए। भगवान न करे कल को यह नौबत आपके परिवार पर आएगी तो आपने जो पैसा भरा है ना, उसके आधार पर आपको एक बहुत बड़ी धनराशि आपके परिवार में दी जाएगी। उस धनराशि के ब्याज पर परिवार का खाने पीने का खर्चा पूरा होगा सर। बच्चों की भविष्य की पढ़ाई लिखाई उस अमाउंट से पूरी होगी, मतलब परिवार बिखरने से बच जाएगा सर ये प्यार है, प्यार आपके न रहने के बाद भी आपके परिवार में हमेशा रहेगा। सर कहते हैं ना, जाने वाले आदमी को दुनिया की कोई भी ताकत वापस नहीं ले आ सकती, जाने वाले आदमी को दुनिया की कोई भी ताकत वापस नहीं ले आ सकती, लेकिन जाने वाले आदमी के इनकम को भारतीय जीवन बीमा निगम की ताकत है जो वापस ले आती है सर। ये भारतीय जीवन बीमा निगम की ताकत होगी सर। तो सर मुझे बताइए, आपके परिवार के अनुसार महीने का 3,000 रुपया चलेगा या 4,000 कर दे? बताइए सर, बताइए सर। और हाथों से ऐसे ऐसे करिए, बिलीव करिए, उसके मुंह से 3,000 या 4,000, 90% 4,000, ये मतलब 4,000 ही निकलता है। तो दोस्तों अगर आपकी 100 पॉलिसी करनी है ना हर साल, मैजिक बिल आपको सपोर्ट करेगा। बिलीव करिए, मेरी बड़ी बड़ी पॉलिसी तो बिक जाती है, लेकिन छोटी पॉलिसी के लिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ता है, मैजिक बिल। मतलब रिस्क कवर समझाना है तो मैजिक बिल। अब मैं आपको एक जादू बताता हूँ, मैजिक बिल समझाने का क्या जादू है। मैजिक बिल समझाने का जादू क्या है आपको अब देखना है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड दिखा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड, ये है व्हाइट बोर्ड, बराबर है। अब देखिए व्हाइट बोर्ड में
मैं आपको ये दिखाता हूं। हाँ, देखिए, अगर ये है, ये फंडा है मैजिक बिल। मैजिक बिल, आप अगर मैजिक बिल रोज, देखिए अभी हमारे पास 45 दिन है। अब 45 दिन है तो मेरा एक ही कैलकुलेशन है, आप 45 दिन में 10 मैजिक बिल फाड़िए। अगर आपको एमडीआरटी ये 45 दिन में करना है ना, तो 10 मैजिक बिल फाड़िए। मतलब ये इनटू, सॉरी 1 मिनट, हाँ, कहाँ गया, हाँ, इनटू 10 मैजिक बिल। दोस्तों, मैजिक बिल दिन में पर डे 10 फाड़िए, बराबर है, 10 मैजिक बिल फाड़िए। फाड़िए मतलब लोगों के पास जाके मैंने जैसे प्रेजेंटेशन दिया ऐसे फाड़िए। मैं क्या करता हूँ, 10 एक एक को नहीं करता हूँ। कोई कंपनी में जाता हूँ, एक साथ 4-5 लोगों को, 8-10 लोगों को बिठाता हूँ, वहां पे समझा देता हूँ, मेरे ऑटोमेटिकली 7-8 हो जाते हैं। 10 मैजिक बिल फाड़िए, क्योंकि 45 दिनों में एमडीआरटी करना है। नहीं करना है 5 फाड़िए, 3 फाड़िए, 2 फाड़िए, 1 फाड़िए, चलेगा। लेकिन 45 दिन में एमडीआरटी करना है, 10 मैजिक बिल फाड़िए। मैं आपको पूछ रहा हूं, 10 मैजिक बिल फाड़ेंगे, कितने लोग हाँ बोलेंगे? आपका अंदाजा क्या है? आपका अंदाजा बताइए। मैं करूंगा सर। नहीं नहीं, आप 10 फाड़ेंगे तो कितने लोग उसमें से हाँ बोल सकते हैं? सुभाष जी। सर 50%। गुड, 50%, वेरी गुड। हरीश जी, कितने लोग हाँ बोल सकते हैं? हाँ सर, 6-7 तो दे ही रहते, 7 बंदे तो दे ही। 7 हाँ बोल सकते हैं। फाड़ेंगे तो हो जाएगा। एंटोनी, आपका अनुभव बताइए, क्योंकि आपने यूज किया है, कितने लोग हाँ बोल सकते हैं? मैं ये यूज करता हूँ मेरे बैग में, जैसे आप बैग में डाल के चलते हैं ना, मैं बैग में मेरे यूज करता हूँ। और मैंने क्या किया है, एक्चुअली इसका 2 बनाया है, एक लैमिनेशन किया है, और जो होल की है ना, होल का रखा है मैंने। वो क्या करता हूँ मैं, ये पहला दिखाता हूँ और बाद में उसको बोलता हूँ कि समझो, ये समझो होल है। बाद में उसको होल में देखता हूँ मैं, ऐसा होल का एक रहता है और प्लेन एक है। होल का किया हुआ उसमें से देखता हूँ, एक समझो आदमी नहीं है तो क्या हो जाएगा। तो फाड़ने के बजाय मैं ये लैमिनेट किया हुआ वो यूज करके वो परमानेंट होल दिखा है। चलो वो भी है, लेकिन मेरा अंदाजा ऐसा है, जब उसके सामने हम धीरे धीरे फाड़ते हैं ना, देखा जाए फट जाता है, धीरे धीरे फट जाता है। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। पहले तो हाँ, मैं नमस्ते। थोड़ा लेट जुड़ा हूँ। ये वाला अगर हम एक ग्रुप में करें ना, तो सर बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत बढ़िया होता है। कई लोगों का ग्रुप होता है, उन लोगों के सामने अगर 10-20 लोग हों, जैसे कहीं पे मीटिंग हो रही हो या कहीं ऑफिस वगैरह में चले जाते हैं, तो एक ही फाड़ने से आप कह रहे हैं कि सर हो सकता है 100 भी हो जाए, हो सकता है 10 भी हो जाए। सही बात है, लेकिन एक अंदाजन अगर 10 लोगों के पास जाकर फाड़ते तो कितने लोग हाँ बोल सकते हैं आपके हिसाब से? वैसे तो सर रेशियो तो रहता है बहुत ही कम, लेकिन ये वाला मैजिक बिल अगर हम दिखाते हैं तो आई थिंक मेरे तो विचार से 70-80% हो जाना चाहिए। चलिए, बढ़िया है दोस्तों। हम अगर जिस ढंग से सर आप बताए ना सर, हाँ जी सर, अगर इसी तरह से अगर मैजिक बिल लोगों के सामने बताया जाए तो मैं तो बोलता हूँ 10 के 10 हो सकते हैं सर। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल एग्री हूँ सर, सही कह रहे हैं आप। मैं मेरा एवरेज बताऊं, मैं 10 मैजिक बिल फाड़ू ना तो कम से कम 13-14 लोग हाँ बोलते हैं। हाँ सर सही कहा आपने। एक मैजिक बिल के सामने कोई फाड़ता नहीं हो, 2-4 लोग रहेंगे ना, उन्हीं के सामने सार्वजनिक रूप से फाड़ देता हूँ, और उसमें से ना जो देखने आते हैं ना, वही सारे पहले फट जाते हैं। तो चलो, हम 10 मैजिक बिल के सामने मिनिमम एवरेज देते हैं, 3 लोग हाँ बोलेंगे। ये देखिए, आप फाड़ते हैं, फट जाते वो लोग। अब 3 लोगों ने हाँ बोला, 3 लोग एवरेज महीने का कितना प्रीमियम देंगे? महीने का कितना देंगे? 3,000 या 4,000? 5,000 दे सकते हैं सर, बहुत अच्छा। कम से कम 2, चलो 1,000 पकड़ते, एकदम छोटे में छोटा, महीने का 1,000, मतलब हुआ कितना? साल का 3,000 हो गए। सॉरी, 1,000 को थोड़ा ये हो जाएगा, 2,000 पकड़ लेते हैं। 2,000 हो गया तो आपका ये 6,000 सर। अरे सॉरी, हेलो सर। हाँ 12,000 हो जाए, 2,000 का मतलब 24,000 हो जाएगा ना ये। हाँ जी, बोलिए।
हाँ सर, मैंने कल दीपावली वाले कल सॉरी परसों मतलब दीपावली वाले दिन एक फोन आया एक बच्ची का। अभी उसके 22 ईयर्स एज है और उसने कहा सर अच्छे सा प्लान बता दीजिएगा। मैंने वो बता दिया उनको, जीवन लाभ। तो मैंने जीवन लक्ष्य 2-3 बताए थे, तो उसको जीवन लाभ अच्छा लगा। तो 1,20,000 रुपए पर ईयर की उसने पेमेंट दे दी मुझे और उनका वो भी करा दिया मैंने। क्या बात तो है। उसी तरह से अगर ये मैजिक बिल भी होता ना सर मेरे साथ, तो हो सकता था उनके परिवार वालों को भी और अच्छा लगता। तो ये मैं मिस कर गया सर। 72,000 प्रीमियम हो गया। 72,000 का आप एक काम करिए, 72,000 का 25% निकाल लीजिए, कितना होता है? 18,000 जी, 18,000 के लगभग। 18,000 रुपया आप दिन का कमा सकते हो अगर आपने 10 मैजिक बिल फाड़ा, जिसमें से 3 ही लोग लेंगे और वो महीने का 2,000 के हिसाब से 24,000 आएगा। 72,000 हो गया, 25% निकाला, बोनस छोड़ दिया, 18,000। 18,000 आपने ये किया तो 18,000 गुना आप करिए, 18,000 गुना 45 करिए, कितना हो गया? हेलो, 18,000 गुना 45 लगभग 8.5 लाख के आसपास आ गया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यस सर। 8,10,000। 8,10,000, ये देखिए 8,10,000 रुपया हो गया दोस्तों। 8,10,000 तो जाहिर सी बात है, कोई आदमी बड़ा लेगा, कोई आदमी थोड़ा कम लेगा, कोई आदमी ज्यादा लेगा। कि 10 के पीछे 3 के बजाय 4 लोग लेंगे, 5 लोग लेंगे, ऑटोमेटिकली दिन का 10 मैजिक बिल फाड़िए। और मैं तो दावा करता हूँ 10 मैजिक बिल फाड़िए और एमडीआरटी हो जाइए 45 दिनों में। 10 मैजिक बिल जिसका ऑन एवरेज सैलरी 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 उनके सामने जॉब वाले होंगे या कारोबारी वाले होंगे या जो दुकान वाले होंगे, उनको ये मैजिक बिल फाड़ कर आप वो बताइए उनको। और मैं दावा करता हूँ आपका बढ़िया काम होगा। ये मैजिक बिल का मैं एक आपको फोटो भेज दूंगा, आप उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। मैंने मेरे लिए प्रिंट आउट मैं हमेशा निकालते रहता हूँ। मैं उस प्रिंट आउट के बदौलत मार्केट में जाता हूँ, मैजिक बिल मेरी टीम मेरे स्टाफ उसको फाड़ते हैं, मैं भी फाड़ता हूँ। मजा आता है मिडिल क्लास लोगों में जाने में, मैजिक बिल फाड़ने में मजा आता है। तो जहां पे रिस्क कवर की बात करनी है वहां पे रिस्क कवर डायरेक्टली करने से अच्छा है मैजिक बिल के माध्यम से करिए, आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा। ये आज का मेरा कहना है। तो दोस्तों, क्या हम ये वीक में ये मैजिक बिल का मैक्सिमम यूज करेंगे? यस सर। जी सर। यस सर, यस सर। रिजल्ट चाहिए तो आपको 70 मैजिक बिल फाड़ने पड़ेंगे। और मैं आपको बोलता हूं तो मुझे भी ये मैजिक बिल ये वीक में मैं भी कम से कम 60-70 फाड़ने का मैं भी प्रयास करूंगा। 70 के नीचे मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैं अच्छा मैजिक बिल मैं शायद कम फाड़ूंगा, लेकिन 70 लोग मेरे सामने रहेंगे, इसका मैं बंदोबस्त करूंगा। क्योंकि मैं हमेशा ग्रुप में जाता हूँ। मैं अभी एक कंपनी है जहां से 150 लोग हैं, उनके सामने मेरा प्रेजेंटेशन होगा जहां पे मैजिक बिल का मैं इस्तेमाल जरूर करूंगा। सो 140 कुछ लोग हैं, तो एक झटके में मैं 140 लोगों के सामने ये कंसेप्ट बताऊंगा। तो अभी मेरे पास समय कम है, तो समय कम है तो आपको भागना पड़ेगा। सो दोस्तों, मैं आप सभी को कहता हूं कि भागिए, अब हमें चलने का समय नहीं है, क्योंकि 45 दिन है, अभी भागने का समय है। और बिलीव करिए, लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम आ चुकी है जो उनका बोनस के माध्यम से है। उस बोनस के लिए आप उनको बोलिए सर बोनस का 50% आप फैमिली के लिए दीजिए और 50% फ्यूचर के लिए दे दीजिए। ऐसे करके आप क्लाइंट को कन्विंस करा सकते हैं। सो दोस्तों, आज का दिन आपको बढ़िया लगा? बहुत अच्छा सर। जी सर, बहुत अच्छा सेशन। चलिए, थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे मैजिक बिल के माध्यम से बढ़िया, राइट? रिकॉर्डिंग में छोटा सा क्वेश्चन है सर, छोटी सी क्वेरी पूछ सकता हूँ सर? हाँ, बोलिए। सर, कल मैंने नए साल का मैं बिजनेस स्टार्ट करने गया। हाँ। अपनी कहानी बता रहा हूँ सर। हाँ। कल मैं 3 लोगों से मिला था दोपहर के बाद। उसमें से एक 15,000 का मुझे प्रीमियम मिला है खाली। ओके। तो एक पार्टी मेरी ऐसी है कि उनका मैच्योरिटी इसी महीने 15 नवंबर को है। जीवन आनंद दिया था 2 लाख का, 3.5 लाख मैच्योरिटी आ रही है, 3,47,000। उस पार्टी को सर मैंने कन्विंस किया अभी। तो वो क्या है कि वो ब्रोकर है सर, वो सर खुद ब्रोकर है वो। तो उन्होंने मुझे सब समझाया। फिर मैं रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा बात किया तो मुझे आईसीआईसीआई का 1 करोड़ का टर्म प्लान मुझे दिखा दिए। बोले वो भी मेरा प्रीमियम रिफंडेबल है। तो आप बताइए मैं इंश्योरेंस लेके अभी क्या करूं? और एक ही बेटा है, तो मुझे बेटा के लिए खाली पढ़ाई कराना, उसके लिए मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, वो खुद कमा के बनाएगा। तो अभी उनका मैच्योरिटी दिलाऊंगा अगले हफ्ते में।
उसके बाद फिर जाना है, लेकिन अगर कुछ नया टिप्स आप दे सके तो। और एक 917 1 लाख का प्रीमियम चेक मिला नहीं, आज शाम को मिल जाएगा। फॉर्म हम सब भर के दे दियो, कल उनको लेट हो रहा था, आज शाम को चेक देंगे। बढ़िया है, लगे रहिए। आपके पास जो जो आइडिया है, हमने ह्यूमन लाइफ वैल्यू समझाया है, लेकिन उसको ये भी समझाइए। सर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की आप जब बात कर रहे हो, बराबर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की रिस्क कवर की बात कर रहे हो, सर मुझे बताइए कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे बताइए। सर मान लीजिए आईसीआईसीआई ने, मैंने आपको ना एक एग्जाम्पल बताया था, उन्होंने अगर 1000 पॉलिसी बेची, एलआईसी ने 1000 पॉलिसी बेची, क्लेम कितने आते हैं? क्लेम आते हैं 3 क्लेम आते हैं, 1000 के पीछे 3 क्लेम आते हैं, राइट। उन्होंने उनका प्रीमियम कितना है? मान लीजिए महीने उनका 1 करोड़ के लिए प्रीमियम होगा कुछ 20,000 रुपया, और एलआईसी का प्रीमियम 40,000 रुपया। तो 20,000 गुना 1,000, तो उन्होंने कितने कमाए? उन्होंने 2 करोड़ कमाए। और एलआईसी ने क्या किया? 1,000 गुना 40,000, 4 करोड़ एलआईसी। 3 करोड़ दे दिया, 100 के पीछे 3 खाली कब? हेलो संजय जी, अरे कम कह रहे। 100 के पीछे 3 क्लेम आएंगे, तो 3 क्लेम में उनके पास आया 2 करोड़, उनको क्लेम देना पड़ेगा 3 करोड़, मतलब 1 करोड़ वो माइनस हो गई। एलआईसी के पास भी 3 करोड़ का क्लेम देना है, लेकिन एलआईसी के पास आए 4 करोड़ और देना है 3 करोड़। समझ में आया? जी जी सर कम प्रीमियम लेना नो डाउट अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन सर भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये लोग क्लेम कैसे रिजेक्ट करेंगे उसके ऊपर टीम बिठाएंगे, क्योंकि सर उन्होंने पाया 2 करोड़ है और देना 3 करोड़ है, तो कैसे हो पाएगा ना। तो इसके लिए सर हम लोग घर से जब निकलते हैं ना, घर को ताला लगाना है ना, ताला ना हमेशा सर हम लोग मजबूत लगाते, हल्का नहीं लगाते, भारी वाला लगाते सर, सस्ता वाला नहीं लगाते, बराबर है। और ऐसा ताला लगाते हैं कि जो टूटने से भी नहीं टूटे, ऐसा भक्कम जबरदस्त ताला लगाते हैं। बिलीव करिए सर, वो एलआईसी है जो आपसे 2 पैसे ज्यादा लेती है, लेकिन मजबूत है सर। भारत सरकार की गारंटी है सर, भारत सरकार साथ खड़ी है सर। और क्लेम 90% क्लेम देने की बात होती है सर, क्लेम रिजेक्ट करने की बात नहीं होती सर, बराबर है, जो प्राइवेट में ये नहीं होता। तो सर क्योंकि क्लेम के समय भागदौड़ करने के लिए आपकी वाइफ ही होगी, उनको क्या पता वो क्लेम में कैसा है, वो 1-2 ऐसा डॉक्यूमेंट बोलेंगे, ऐसा रूल आपके सामने रखेंगे, उस समय में हमारा परिवार कुछ नहीं कर पाएगा। तो सर इसके पहले कि आपके हाथ से बहुत कुछ चला जाए, आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचिए, ऐसा आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सेम मेथड यूज करूंगा जाके मैं, ये सेम मेथड। ओके, थैंक यू सो मच। और मैजिकल नमस्कार सर, मैं 2 बात बोलना चाहता हूँ सर। बोलिए। और आपके टीम को सर एक बड़ी एक बात भी बताना चाहता हूँ सर। अरे हमारी टीम है वो। ये सर हम सबकी टीम। सर पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपने जो बड़े बड़े लोगों के सामने कुछ जो इस तरह से जो हम लोगों नॉर्मल लोगों को जो बताया ना सर, कि नॉर्मल लोगों को जो ये आपने एक विजुअलाइज करके दिखाया, तो बड़े लोगों को क्या विजुअलाइज करते हैं नेक्स्ट टाइम सर थोड़ा सा हम लोग को गाइड कीजिएगा प्लीज, पहली बात। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि पिछले बुधवार को सर मेरी अपने ब्रांच की यूनिट मीटिंग हुई थी जी, उसमें बहुत सुंदर एक बात बताया कि ये 5 लाख वाला जो सर हर्डल है ना, 5 लाख का हर्डल जो हमें वगैरह वगैरह टेंशन देती है, हाँ जी, तो उसमें बताया गया कि भले आप साल को 12 लाख पार्टी से पे कराओ, 5 लाख छोड़ दो, 5 लाख भूल जाओ, 12 लाख 24 लाख भी अगर पार्टी से पे कराते हैं, तो जब तक आपका जो समझो 30 साल के लिए लिया है, 25 साल के लिए, जब तक आपका पूरा अमाउंट क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, रिफंड के जो आपको पैसे मिलेंगे तब तक। ये बहुत बड़ी बात बताया उन लोगों ने। हाँ बराबर है। जीवन उमंग में भी आपने 15 साल प्रीमियम भरा है, अगले 15 साल तक आपका प्रीमियम आते आते आपको वो टैक्स, लेकिन उसका ना अभी तक कोई राइटअप नहीं आया है। नहीं, पर वो बोल रहे थे कि हमने वर्डिंग पढ़ के बताया उन्होंने, क्योंकि एक्सपर्ट थे, बॉम्बे से ही गए थे हमारे पुणे में ट्रेनिंग लेने को, उन्होंने वर्डिंग बताया। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला, हेलो नीलेश जी आए थे ना? नहीं पत्की साहब नहीं, अच्छा, नहीं अभी तक उसका ना सीबीडीटी से कोई अभी तक उसका ऑफिशियल क्लियरेंस, नो डाउट ये बात सही है, लेकिन सीबीडीटी से अभी तक ऑफिशियल क्लियरेंस नहीं आया है, सेंट्रल टैक्सेशन से अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं, इसके लिए सब ऑन प्लेटफॉर्म नहीं कह रहे हैं ये। और दूसरी बात एक बताया उन्होंने
कि अगर हम 5 लाख के ऊपर समझो 6 लाख के प्रीमियम लेते हैं तो पूरे 6 लाख पे टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं कि 5 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है उस पे पूरे 6 लाख, अगर 8 लाख लेते तो पूरे 8 लाख पे टैक्स लगे। ये दो बात उन्होंने बहुत अच्छा बताई सर। नहीं भाई, नहीं नहीं, अप टू 5 लाख आपको टैक्स फ्री आएगा और उसके ऊपर का आपको टैक्सेबल होगा। पर उन्होंने बोला सर कि पूरे 7 लाख या 8 लाख है तो पूरे 7 लाख या 8 लाख पे लगेगी, मतलब लगे। नहीं 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 नहीं, ये मैंने पढ़ा है, अप टू 5 लाख आप टैक्स फ्री जाओगे, उसके ऊपर जो भी आएगा प्रीमियम उसका मैच्योरिटी टैक्सेबल है। टैक्सेबल मतलब इनकम में क्लब होगा। अच्छा अच्छा। सर हमको भी यही बताया गया था कि 5 लाख के ऊपर गया तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, फुल टैक्सेबल हो जाएगा, ऐसा बताया गया। नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अप टू 5 लाख जो भी मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री आएगी, उसके ऊपर का जो प्रीमियम होगा उसका मैच्योरिटी टैक्सेबल है। अभी ऐसा रूल नहीं होता। ओके सर। ओके सर। ओके, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। और भाई दोस्ती आपको बधाई हो, आप जीजा जी को मिलेंगे, बहन को जीजा जी को भी कुछ नया करना चाहिए, मैजिक बिल फाड़िए और मैक्सिमम जगह पे काम करिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू, बाय बाय। थैंक यू सर।
महिला कभी मंदिर की मौलाना नहीं बन सकती, एक महिला कभी मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं बन सकती, एक महिला कभी चर्च की पादरी नहीं बन सकती, कभी कोई धर्म की कोई महिला विश्वविख्यात धर्मगुरु ना बन सकी, मगर एक महिला विधानसभा सांसद, स्पीकर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, कलेक्टर, सचिव सब कुछ बन सकती है। जो अधिकार धर्म ने दे पाया वो सारे अधिकार संविधान के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को दी। अरे पागल, तेरे जैसी सतियों का सिंदूर घुटने पर सती दहन किया जाता था। आज दिन